चलो दोस्तों, आज से हम लोग 5 मार्कर सीरीज को डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी के लिए। तो इसमें सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को कवर किया जाएगा। सबसे पहले तो आज फर्स्ट इकाई को स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश का नहीं, मतलब जनरल इतिहास देखेंगे, हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन देखेंगे। इसमें भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास हड़प्पा सभ्यता से 18वीं शताब्दी तक इसको देखेंगे। तो ये पूरा देख लीजिए। तो महत्वपूर्ण सुझाव क्या है कि प्राचीन भारत में सभी टॉपिक के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लें। इसके अतिरिक्त सिंधु सभ्यता, अशोक, समुद्रगुप्त, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हर्षवर्धन, संगम काल पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इतिहास जानने के स्रोत, प्राचीन साहित्य और संस्कृति भी तैयार करें। 5 मार्कर प्रश्न छोड़े नहीं, प्रश्न के अनुसार उससे संबंधित कुछ तो जरूर लिखें, ये है। और किसी भी प्रशासन को उत्तर नहीं आने पर पहले उसके केंद्रीय प्रशासन के बारे में लिखें। तो राजा सर्वोसर्वा हुआ करता है ना, मंत्रिपरिषद की सहायता ली जाती थी राजा के द्वारा, ये सब लिख सकते हैं। फिर प्रांतीय प्रशासन में प्रशासन सुनियोजित ढंग से चलाने के लिए प्रांतीय प्रशासन का गठन किया गया। राजस्व प्रशासन कर के लिए, है ना, बलि या भाग लिया जाता था प्राचीन काल में। ऐसा आप मध्यकाल के बारे में भी लिख सकते हैं। और आधुनिक काल में न्याय प्रशासन के लिए सर्वोच्च न्यायाधीश शासक ही हुआ करता था। और सैन्य प्रशासन, इसमें पैदल रथ सेना, अश्वरोही सेना, ये सब हुआ करती थी। और सामाजिक जीवन के उत्तर में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, स्त्रियों की स्थिति, पहनावा, खान पान, मनोरंजन, दास प्रथा आदि हो तो ये सब लिखा जा सकता है। तो चलिए, एक इंट्रोडक्शन था। तो सबसे पहले सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो पहला प्रश्न है कि सिंधुवासियों के धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालिए। तो विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर सिंधुवासियों का धार्मिक जीवन अधोलिखित था। पहला, तो इसमें वृक्ष, अग्नि, जल, सूर्य, पृथ्वी की पूजा के साक्ष्यों के आधार पर ऐसा माना जाता है कि प्रकृति के पूजक रहे हैं या प्रकृति के इन्होंने पूजा की। मातृ देवियों की पूजा की अधिकता है। तो ये फीमेल गॉडेस की पूजा किया करते थे। मुहरों पर पशुपति, महादेव योग की मुद्रा में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। लिंग व योनि को सृजनात्मकता का आधार मान पूजा करने के साक्ष्य मिले हैं। तो लिंग और योनि को फर्टिलिटी के गॉड के रूप में पूजा की जाती थी। स्वास्तिक, चक्र, क्रॉस के साक्ष्य मिले हैं। तो उपरोक्त आधार पर सिंधुवासी बहुदेववाद और इहलोक में विश्वास करते थे। फिर सिंधु सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था पर चर्चा करना है। तो लिपि को पढ़ने में असमर्थता के कारण सिंधुवासियों के राजनीतिक जीवन में विभिन्न मत देखे जा सकते हैं। जैसा कि स्टुअर्ट पिगट क्या कहते हैं कि इसमें पुरोहित वर्ग का शासन रहा होगा। व्हीलर क्या बोलते हैं कि धर्म आधारित मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। हैटर क्या बोलते हैं कि राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था ये। बीबी स्टुर्व क्या बोलते हैं, बीबी स्टुर्व की गुलामों पर आधारित शासन था ये। आर एस शर्मा व्यापारी वर्ग का शासन था। सर्वसामान्य मत यही है कि व्यापारी वर्ग का शासन रहा होगा। उन्नत व्यापार के साक्ष्यों के आधार पर व्यापारी वर्ग का शासन रहा होगा, यह मत अधिक लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधुवासियों के सामाजिक जीवन का उल्लेख कीजिए। तो नगरीय बनावट व विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर सैंधव सभ्यता का सामाजिक जीवन इस प्रकार रहा होगा। कैसा? पहला है कि समाज अनेक वर्गों, फॉर एग्जाम्पल पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी, जुलाहे, श्रमिकों में बटा हुआ था। मातृ देवी की पूजा व नारी मृण मातृ देवी की पूजा और नारी मृण मूर्तियों के साथ महिलाओं की अच्छी स्थिति के संकेतक हैं। नारियों की पूजा हो रही है, मातृ देवी की पूजा हो रही, तो इसका मतलब है कि जो फीमेल थी या नारियां थी उनको एक अच्छी नज़र से या कि एक अच्छे स्टेटस में वो रही होंगी, ऐसा आप अपन इन्फर कर सकते हैं। लोग शांतिप्रिय और व्यापारी अधिक थे। मांसाहारी व शाकाहारी दोनों थे। ताबीज के साक्ष्य उनके अंधविश्वास को दर्शाता है। ताबीज के भी, एम्बुलेट के भी साक्ष्य मिले हैं जो कि उनके अंधविश्वास को, सुपरस्टिशन को दर्शाता है। संपन्न लोग दुर्ग में रहते थे तो एक हाई पेडेस्टल हुआ करता था, हाई मतलब ऊंचा टीला हुआ करता था और नीचे आम जनता रहती होगी, ऐसा मानना है।
और ऊंचे जो शहर में ऊंचे जहाँ पर घर बने हुए थे ऊंचे स्थान पर, वहाँ पर संपन्न लोग रहा करते होंगे, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा युग्म समाधान से सती प्रथा का प्रचलन तथा दास प्रथा भी रही होगी, ऐसा अपन इन्फर कर सकते हैं। फिर चौथा प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालिए। सिंधु सभ्यता आर्थिक रूप से संपन्न थी। इसके अधोलिखित साक्ष्य हैं। पहला, कृषि। तो विशाल अन्नागारों के साक्ष्य विभिन्न उन्नत व अधिशेष उत्पादन के द्योतक थे। मुख्य व्यवसाय कृषि ही रहा, तो एग्रीकल्चर भारत में शुरू से ही प्रमुख व्यवसाय रहा। पशुपालन, मुहरों पर पशुओं का अंकन है, पशुपालन को दर्शाता है। मुख्य पशु कौन थे? बैल थे, गाय थे, भैंस थे, और एक हम्ड कुबड़ा सांड की भी इसमें मतलब मूर्तियों में मुहरों पर इसको दर्शाया गया। शिल्प उद्योग, तो मन का सौंदर्य प्रशासन, कपड़ा उद्योग, आभूषण, कताई बुनाई के साक्ष्य भी मिले हैं। व्यापार, तो अफगानिस्तान, ईरान, मिस्र से बाहर तथा देश में आंतरिक व्यापार हुआ करता था। वस्तु विनिमय, तो बाट माप तौल प्रणाली द्वारा होता था। सिक्कों का प्रयोग नहीं किया करते थे लोग, सिक्कों का उपयोग नहीं हुआ करता। फिर सैंधव-कालीन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैंधव-कालीन नगरीय व्यवस्था एक उन्नत नगरीय व्यवस्था थी, समझाइए। सिंधु सभ्यता एक उन्नत नगरीय सभ्यता थी, यानी अर्बन सिविलाइजेशन थी। इसके साक्ष्य निम्नलिखित हैं। पहला, नगरों को सुनियोजित ढंग से बसाया गया है। सड़कों की बनावट वैज्ञानिक थी, जैसे घरों का मुख्य द्वार सड़क के सामने नहीं खुलता था। ग्रिड प्रणाली पर सड़कें बनी हुई थी, ग्रिड प्रणाली पर। जल निकासी की उन्नत व्यवस्था थी। स्वच्छता का विशेष ध्यान, जैसे नालियों को ढका जाता था। स्वास्थ्यवर्धक घरों का निर्माण, जिसमें रोशनदान की व्यवस्था थी। घर में कुओं का निर्माण किया जाता था। भूकंप रोधी घरों का निर्माण, जिसमें दीवारें इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम पर बनाई जाती थी, इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम पर बनाई जाती थी। निष्कर्ष क्या है कि सिंधु सभ्यता के नगर स्वस्थ स्वच्छता और सुनियोजन के बेजोड़ उदाहरण थे। अपने को कंक्लूजन भी देना होता है। सिंधु सभ्यता के व्यापार पर टिप्पणी करें तो सिंधु सभ्यता में बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार के व्यापार प्रचलित थे। बाह्य व्यापार तो समुद्री व स्थलीय मार्ग से हुआ करता था। यहाँ पर मध्य एशिया, फारस की खाड़ी, बहरीन द्वीप, मेसोपोटामिया, ईरान, मिस्र, अफगानिस्तान से एक्सटर्नल ट्रेड हुआ करता था। फिर इंटरनल ट्रेड, आंतरिक व्यापार, तो ये राजस्थान तथा अन्य स्थानों से हुआ करता था। आयात, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों हुआ करता था। तो आयात किन किन चीज़ों का किया जाता था? सोना, तांबा, सेल खड़ी, टिन, फिरोजा आदि। और निर्यात, तो हाथी दांत के बने पांसे, मन के वस्त्र, शंख की बनी सजावटी सामग्री, इनका निर्यात हुआ करता था। वस्तु विनिमय प्रणाली के प्रयोग पर भी व्यापार आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ। सिंधु सभ्यता के पतन को लेकर विद्वानों में मत एकता का अभाव है, यानी कोई एक कंसेंसस नहीं है कि कैसे अभाव मतलब कैसे सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। तो विभिन्न विद्वान हैं जो कि पतन का कारण निम्नलिखित मानते हैं। तो KUR कैनेडी हैं, ये प्राकृतिक आपदा को कारण मानते हैं। MR साहनी ये भूतात्विक परिवर्तन को मानते हैं। जॉन मार्शल ये प्रशासनिक शिथिलता को मानते हैं। RL स्टाइन, AN घोष ये जलवायु परिवर्तन को मानते हैं, क्लाइमेट चेंज हुआ इसलिए सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। जॉन मार्शल, मैके, SR राव ये सब बाढ़ का प्रकोप मानते हैं और ये सर्वमान्य मत है। गार्डन चाइल्ड और व्हीलर ये आर्यों का आक्रमण कहते हैं। तो सुझाव क्या है इसमें कि जब विद्वानों का नाम याद ना आए तो सिर्फ कारण या उनके विचार लिखें, है ना। तो ये भी है। सिंधु सभ्यता के अभ्यार्थ प्रश्न भी देख लें। तो इसमें सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, सिंधु सभ्यता में महिलाओं की स्थिति, सिंधु सभ्यता के शिल्प और उद्योग धंधे की टिप्पणी करिए, और वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता में अंतर लिखिए। तो ये जब अपन वैदिक सभ्यता पढ़ लेंगे तो अंतर तो हो ही जाएगा। और विशेषताएं क्या है कि अर्बन सिविलाइजेशन थी, है ना, और महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, और ये प्रकृति पूजक थे, प्रकृति की पूजा किया करते थे, है ना। फिर ट्रेड बहुत महत्वपूर्ण था, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो ये सब चीज़ें आप 3-4 पॉइंट और बना के लिख सकते हैं। महिलाओं की स्थिति, तो महिलाओं की स्थिति ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा अच्छी भी मतलब खराब थी या कि बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मतलब इसमें दोनों पॉइंट आ सकते हैं। नारियों की पूजा हुआ करती थी, लेकिन अभी भी पुरुषों का जो महत्व था वो बना हुआ था, ये बात भी है। तो इसको थोड़ा सा इस प्रकार से लिखा जा सकता है।
शिल्प और उद्योग धंधे, ये भी महत्वपूर्ण। वैदिक काल, तो ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक दशा का वर्णन कीजिए। ऋग्वैदिक कालीन समाज की जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त होती है। सामाजिक जीवन कैसा था? तो परिवार कबीलाई स्वरूप में था, है ना, कबीलाई स्वरूप में था, ट्राइबल परिवार थे। समता मूलक समाज था, इक्वलिटी थी। पितृ सत्तात्मक समाज था, यानी पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। और संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। स्त्रियों का स्थान सम्मानीय हुआ करता था। प्रमुख विदुषी महिलाएं थी, लोपामुद्रा, घोषा, है ना। ये ऋग्वैदिक काल या है ना, ऋग्वैदिक काल की बात हो रही है। फिर उत्तर वैदिक काल में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से महिलाओं की स्थिति दयनीय होती गई। शिक्षा मौखिक व उद्देश्य बौद्धिक विकास था। दासों की स्थिति कठोर नहीं थी। निष्कर्ष क्या है कि सामाजिक जीवन अपने आरंभिक अवस्था में रहा है। ऋग्वैदिक कालीन राज्य व्यवस्था पर प्रकाश डालिए और पॉलिटिकल सिस्टम पर प्रकाश डालना है। तो वैदिक साहित्य और प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर ऋग्वैदिक कालीन राज्य व्यवस्था अग्रलिखित है। पहला राजतंत्रात्मक शासन था। कबीले का प्रमुख राजन कहलाता था और यह वंशानुगत हुआ करता था। फिर राजन पर नियंत्रण के लिए सभा व समिति नामक संस्थाएं हुआ करती थी। जनता राजा को बलि, ये स्वैच्छिक कर था, है ना, वॉलंटरी टैक्स था, दिया करती थी। और न्यायाधीशों को प्रश्न बिनाक और गुप्तचरों को स्पष्ट कहा जाता था। तो न्यायाधीशों को प्रश्न बिनाक और गुप्तचरों को स्पष्ट कहा जाता था। इस प्रकार तत्कालीन राज व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी, किंतु निरंकुश नहीं थी। कुटुंब का मुखिया, कुटुंब के मतलब सर्वोच्च अधिकारी, क्या मतलब कुटुंब के जो हेड हुआ करते थे उसको मुखिया कहा जाता था। ग्राम के हेड को ग्रामणी, और विश्व, तो इसके हेड को विस्पति, और जन, ये गोप जनस्य इसको कहा जाता था। ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक जीवन पर चर्चा कीजिए। तो वैदिक कालीन आर्य बहुदेववादी व प्रकृति पूजक थे। ये पॉलिथिस्टिक थे और प्रकृति के पूजा थे, नेचर के पूजा करा करते थे। वैदिक धर्म में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में देवता 3 श्रेणियों में विभक्त थे। पहले आकाश, दूसरा अंतरिक्ष, तीसरा पृथ्वी। यज्ञ अनुष्ठान के माध्यम से देवों की पूजा अर्चना की जाती थी। धर्म में पुरोहितों का स्थान सम्मानीय था। पुरुष प्रधान धर्म होने के बावजूद भी स्त्रियां देवियों की पूजा भी की जाती थी, है ना। तो स्त्रियों की, है ना, पूजा भी, मतलब स्त्री जो देवियां थी उनकी भी पूजा की जाती थी। उषा, ये सब, मिलाएगा रमा, ये सब, इनकी पूजा भी की जाती थी। निष्कर्ष, वैदिक धर्म के आर्य एक सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास करते थे। ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालिए। तो ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था ग्रामीण जीवन पर आधारित थी। तो ये ग्रामीण जीवन पर आधारित थी, बेसिकली एग्रीकल्चर पर ये आधारित थी। प्रमुख आधार पशुपालन था और कृषि उद्योग, ये सब चीजें थी। व्यापार का स्थान गौण था, सेकेंडरी था। मवेशी, गाय, बैल मुख्य संपत्ति हुआ करते थे। मुख्य पशु थे गाय, बैल, बकरी, भेड़, घोड़ा। गाय का विशेष महत्व था, यह वस्तु विनिमय का साधन भी हुआ करता था। इसकी जानकारी भी मिलती है, जिसमें गेहूं और जौ मुख्य फसल थी। व्यापार छोटे पैमाने पर ही होता था। इस प्रकार ऋग्वैदिक समाज पशुचारी था, यानी पेस्टोरल कम्युनिटी थी। गाय के लिए युद्ध गविष्टि जिसे कहा जाता है शब्द का उल्लेख भी मिलता है। तो गाय इतनी महत्वपूर्ण थी कि उसके लिए युद्ध भी हुआ करता था। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर विद्वानों में मतभेद है। विद्वान और उनके अनुसार आर्यों का मूल निवास, तो प्रोफेसर मैक्स मूलर क्या कहते हैं कि मध्य एशिया से आए हुए व्यक्ति हो सकते हैं, और ये सर्वमान्य मत है। गार्डन चाइल्ड ये दक्षिणी ध्रुव से आए हैं ऐसा मानते हैं। बाल गंगाधर तिलक ये उत्तरी ध्रुव से आए हैं ऐसा मानते हैं। पंडित गंगानाथ झा ये ब्रह्मऋषि देश से आए हैं। दयानंद सरस्वती तिब्बत से आए हुए मानते हैं। डॉक्टर अविनाश चंद्र ये सप्त सिंधु प्रदेश से आए हैं ऐसा मानते हैं। और प्रोफेसर पिंक जर्मनी के मैदानी भाग से आए हैं ऐसा मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व की में रहा, कि सामाजिक दशा पर प्रकाश डालना है। तो ऋग्वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में कई सामाजिक परिवर्तन हुए। क्या परिवर्तन हुए? पहला था कि समाज में वर्णों का आधार कर्म न होकर जाति पर आधारित हो गया और कठोर हो गया, है ना। तो अब आप जाति अपनी चेंज भी नहीं कर सकते हैं। तो अब कर्म आधारित नहीं है, अब जाति आधारित आपको वर्णों में विभक्त किया गया। और ये वर्णों में जो विभाजन हुआ, ये इसका आधार क्या था? इसका आधार कर्म न होकर जाति था।
कर्मकांड के चलते ब्राह्मणों की स्थिति मजबूत होने लगी। कर केवल वैश्य ही चुकाते थे। विवाह एक पवित्र बंधन था तथा विधवा विवाह पर कोई प्रतिबंध नहीं था, तो ये एक अच्छी बात थी। अधिकतर शाकाहार पर अधिक निर्भरता, लेकिन कभी कभी मांसाहार व मदिरा का प्रचलन भी था। स्त्रियों की स्थिति में अपेक्षाकृत गिरावट दर्ज की गई, जैसे राज व्यवस्था में कम भागीदारी। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में समाज की स्थिति सुदृढ़ होती गई, वहाँ स्त्रियों का दर्जा कम होने लगा। तो समाज की स्थिति सुदृढ़ हुई लेकिन स्त्रियों का दर्जा कम होने लगा। वैदिक काल का धार्मिक जीवन लिखिए। यज्ञ अनुष्ठान के बढ़ते प्रचलन से उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित परिवर्तन देखने को मिले। तो अब इंद्र के स्थान पर मुख्य देवता का दर्जा प्रजापति को दे दिया गया। पुरुष प्रधान समाज के चलते मातृ देवी की पूजा कम हो गई। पुनर्जन्म में विश्वास बढ़ता गया। इस काल में षड दर्शनों का उदय हुआ। 6 जो फिलॉसफी है भारत में, भारतीय दर्शन की, उनका उदय हुआ। विष्णु ये पालक कहे जाते हैं। पशुओं के देवता रुद्र की शिव के रूप में पूजा प्रारंभ हो गई। मूर्ति पूजा के संकेत मिलने लगे। बढ़ते कर्मकांड के खिलाफ ही बुद्धवादी आंदोलन का प्रारंभ भी उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन पर टिप्पणी करना है। तो ऋग्वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में कृषि और व्यापार का विकास हुआ। तो अब लोहे का प्रयोग होने लगा था और इसके माध्यम से पशुचारण से कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में प्रवेश हुआ। भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार की भावना बढ़ी, जिससे कबीलाई मान्यताओं का पतन होने लगा। प्रमुख व्यवसाय तो तक्षण ये बढ़ाई हुआ करता था। धातु शोधन, रथकार, चर्मकार, स्वर्णकार आदि हुआ करते थे। व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था और माप की इकाइयां तो निष्क थी, शतमान था, पाद था, ये सब प्रचलन में थे। भाग, शुल्क, बलि इत्यादि राजा को दिए जाने वाले कर थे, जो अनाज के रूप में दिए जाते थे। और लोहे के प्रयोग से कृषि में उन्नति, जिससे व्यापार में प्रगति हुई और नगरों का विकास प्रारंभ हुआ। तो देखिए कितनी अच्छी चीज़ों को एक लाइन में ही बहुत सारी चीज़ों को समेट लिया गया है कि लोहे के प्रयोग, तो लोहे का प्रयोग हो गया, कृषि में उन्नति हुई, है ना, दूसरा पॉइंट, फिर व्यापार में प्रगति हुई और नगरों का विकास। 4 पॉइंट आ गए इसमें एक वाक्य में। तो इसी प्रकार से अपन को लिखना। उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन लिखिए। तो कृषि व भूमि के बढ़ते महत्व ने उत्तर वैदिक काल में राजनीति को नई दिशा दी। ऋग्वैदिक कबीले के स्थान पर जनपद राष्ट्र का प्रादुर्भाव हुआ। क्षेत्र का महत्व बढ़ा। इस काल में छोटे छोटे जन आपस में मिलकर जनपद में परिवर्तित होने लगे। राजा पर सभा और समिति जैसी संस्थाओं का नियंत्रण कम होने लगा। राजा की प्रगति यानी ग्रोथ का आकलन उसके द्वारा करवाए गए यज्ञों पर निर्भर करने लगा। महिलाओं की राजनीति में कम भागीदारी हुई। राजत्व के दैवी विकास की संकल्पना का उदय। राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण की व्यवस्था अब भी मौजूद थी। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में अपेक्षाकृत गिरावट दर्ज की गई। टिप्पणी कीजिए। तो ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट दर्ज की गई, जो निम्नलिखित है। पहला, मैत्रायणी संहिता में स्त्रियों को 3 बुराइयों में रखा गया है। तो पहली बुराई है सुरा, दूसरा पासा और तीसरा स्त्री। स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार बंद कर दिए गए। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को ही समस्त दुखों का कारण कहा गया। हालांकि वो उल्टा होना चाहिए, लेकिन ठीक है। स्त्रियों से संपत्ति के अधिकार यानी पैतृक जो अधिकार थे, हेरिडिटरी राइट्स थे, वो छीन लिए गए। सभा नामक संस्था में स्त्रियों के प्रवेश को वर्जित कर दिया गया था। उपरोक्त उदाहरण स्त्रियों की दशा में गिरावट दर्शाते हैं, फिर भी इस काल में स्त्रियों की दशा सूत्र काल की तुलना में अच्छी थी। वैदिक साहित्य पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए। तो वैदिक कालीन जीवन की जानकारी निम्नलिखित वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है। सर्वप्रथम चारों वेदों, फॉर एग्जाम्पल ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद का स्थान आता है। ऋग्वेद को विश्व की प्रथम पुस्तक माना जाता है। इसमें चारों वेदों की संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ भी शामिल हैं। इसे अपौरुषेय माना जाता है। वैदिक साहित्य संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इन्हें श्रुति, सुनना अथवा दैवी ज्ञान भी कहा जाता है। आरण्यक व उपनिषद को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। वैदिक साहित्य की जटिलता को कम करने के लिए वेदांग, दर्शन, उपवेद, स्मृतियों की रचना की गई। अब ऋग्वेद पर टिप्पणी करनी है। तो वेदों में सर्वप्रथम स्थान ऋग्वेद का है, जो निम्नांकित आधार है, जिसके निम्नांकित आधार है। पहला, ऋग्वेद को विश्व की प्रथम पुस्तक माना जाता है। ऋक का अर्थ है श्लोक या छंदोबद्ध रचना। इसमें देवताओं की स्तुति करने वाले सूक्तों की रचना की गई है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 मंत्र हैं। इसके मंत्रों का यज्ञ के दौरान आवाहन करने वाले पुरोहित को होता
या होत्रा कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण मंडल 10वां है, जिसके पुरुष सूक्त में वर्णों की उत्पत्ति दी गई है। उपवेद, तो इसकी व्याख्या के लिए ऐतरेय व कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई है। वैदिक शिक्षा पद्धति पर प्रकाश डालिए। तो वैदिक शिक्षा में वैदिक काल में शिक्षा अपने माता पिता से दूर रहकर गुरुकुल में प्राप्त की जाती थी। विशेषताएं क्या है? शिष्य को शिक्षा प्राप्ति तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। उपनयन संस्कार कर दिया जाता था। गुरु की सेवा कर सभी को आश्रम में रहना अनिवार्य था। शिक्षा में मुख्य रूप से वेदों, उपनिषद, आरण्यक का अध्ययन करवाया जाता था। शिक्षा व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित होती थी। वैदिक काल में शिक्षा का आधार स्त्री व पुरुष दोनों को बराबर दिया गया था। तो शिक्षा का अधिकार स्त्री और पुरुष दोनों को था वैदिक काल में। हालांकि वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में फिर ये अधिकार धीरे धीरे छीनते गए थे। आश्रम व्यवस्था पर चर्चा कीजिए। तो श्रम ही जीवन का आधार होता था। उसके अनुसार जीवन को 4 आश्रमों में व्यक्त किया जाता है। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, तो इसमें शिक्षा व स्वयं के विकास का समय रहता है, ये 0 से 25 वर्ष तक। फिर गृहस्थ आश्रम, तो इसमें ऋणों से मुक्ति हेतु यज्ञ व संतानों की प्राप्ति कर उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया जाता है, 25 से 50 तक। वानप्रस्थ आश्रम, इसमें ज्ञान और कौशल का समाज के कार्यों में उपयोग करना, 50 से 75 तक। संन्यास आश्रम, तो परमात्मा की उपासना में लीन रहकर मोक्ष प्राप्ति का प्रयास 75 से 100 के बीच में किया जाता था। निष्कर्ष, चारों आश्रमों का अनुशासन में रहकर कार्य करने से जीवन सफल हो जाता था। वैदिक काल में पुरुषार्थ का उद्देश्य लिखिए। तो मनुष्य जीवन को सही दिशा देने के लिए वेदों में 4 पुरुषार्थों का उल्लेख किया गया है। पहला है धर्म इति धारयति, यानी धर्म क्या है जिसको एक व्यक्ति धारण कर सके। धर्म के मार्ग पर चलना मनुष्य जीवन का आधार है। जिसे धारण किया जा सके वही धर्म है। धर्म ये रिलीजन हिंदू मुस्लिम वाला नहीं। धर्म का मतलब जिसे धारण किया जा सके, आपकी ड्यूटी क्या है, ये है। अर्थ, तो जीवन जीने के लिए कर्म कर जीविकोपार्जन करना। फिर काम, तो ऋण मुक्ति के लिए संतान उत्पत्ति करने का प्रयास। मोक्ष, तो जीवन मरण के चक्र से मुक्ति के लिए परमात्मा की भक्ति करना। पुरुषार्थ का आधार धर्म होना अनिवार्य था। आर्यों के निवास स्थान के विभिन्न मतों की चर्चा करें। तो आर्यों के निवास स्थान को लेकर विभिन्न इतिहासों में मतभेद है। आर्य निवास तो यूरोप में था, जैसा गार्डनर चाइल्ड मानता है। मध्य एशिया, मैक्स मुलर बोलता है कि मध्य एशिया में आए हुए व्यक्ति हैं ये आर्य। उत्तरी ध्रुव, तो बाल गंगाधर तिलक इस व्यू का सपोर्ट करते हैं। और तिब्बत, ये दयानंद सरस्वती बोलते हैं। अतः सबसे तार्किक मत क्या है कि मध्य एशिया माना जाता है। धीरे धीरे यह विंध्याचल तक फैल गए। इनके विस्तार क्षेत्र को आर्यावर्त कहा जाता है। सूत्र साहित्य के भागों पर प्रकाश डालिए। वैदिक साहित्य के वेदांग के भाग कल्प को ही सूत्र साहित्य कहा जाता है। वैदिक साहित्य के वेदांग के भाग कल्प को ही सूत्र साहित्य कहा जाता है। 4 भाग हैं: सूत्र, यज्ञ व ज्यामिति विज्ञान से संबंधित। धर्म सूत्र, सामाजिक नियम कानून सम्मिलित किए गए, इसका आधार धर्म था। ग्रह सूत्र, तो मनुष्य जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 16 संस्कारों का वर्णन। शुल्ब सूत्र, यज्ञ हवन कुंड को बनाने की विधि का विस्तार किया गया। इस प्रकार सूत्र साहित्य, यज्ञ व सामाजिक जीवन के नियमों की संहिता है। सुझाव क्या है? जब वैदिक कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व धार्मिक व्यवस्था पर प्रश्न पूछा जाए तो ऋग वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल के तथ्यों को संतुलित कर लिखें। वैदिक काल के अभ्यार्थ प्रश्न। पहला है, वैदिक काल में सामाजिक स्थिति कैसी थी? फिर वैदिक काल में धार्मिक जीवन बताइए। वैदिक सभ्यता का सामान्य परिचय दीजिए। अथर्ववेद पर टिप्पणी, सामवेद, यजुर्वेद पर टिप्पणी, वेदांग साहित्य पर प्रकाश डालिए। सभा व समिति पर चर्चा कीजिए। और ऋग्वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था, तो ये होमवर्क है। तो इसको आप लिख के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। पश्चिम भारत की प्रमुख संस्कृतियां कौन कौन सी हैं? बालाथल संस्कृति क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो बालाथल संस्कृति राजस्थान के उदयपुर जिले से संबंधित है। वीरेंद्र मिश्र ने इसकी खुदाई की थी। विशेषताएं क्या थी? यहाँ से ताम्र पाषाण कालीन साक्ष्यों के साथ साथ लोहे के औजार भी प्राप्त हुए हैं। प्रमुख साक्ष्य, तो तांबे के तीर, बर्तन, 1800 ईसा पूर्व के थे। और मिट्टी के सांड की मूर्ति भी मिली। यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों की जानकारी हड़प्पा सभ्यता से मिलती जुलती है। मकान पूर्ण रूप से पकी हुई ईंटों के नहीं थे।
बुने हुए कपड़ों के साक्ष्य भी मिले हैं। उपरोक्त साक्ष्यों के आधार पर बालाथल जो संस्कृति है हड़प्पा सभ्यता के निकट वाली ही थी। झूकर झाकर संस्कृति, ये इसकी विशेषता क्या है? तो झूकर झाकर संस्कृति साक्ष्य चन्हु-दाड़ो नामक हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए हैं, जिनकी विशेषताएं अग्रलिखित हैं। यह परवर्ती हड़प्पा कालीन संस्कृति थी, यानी लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन था ये। फिर मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि थी। प्रमुख साक्ष्य दो छंददार पत्थर की मुहरें और बर्तन, जुड़वा बर्तन भी मिले हैं, और धीमी गति से घुमाए गए चाक पर बर्तन बनाए जाते थे। निष्कर्ष क्या है कि चन्हु-दाड़ो में ही झूकर के बाद झांकर संस्कृति का आगमन हुआ। आहाड़ या बनास संस्कृति का वर्णन करें। बनास नदी पर विकसित होने के कारण आहाड़ संस्कृति को बानस संस्कृति भी कहा जाता है, बनास संस्कृति भी कहा जाता है। विशेषताएं क्या हैं? तो इसका विकास राजस्थान में हुआ है। यहाँ से काले व लाल मृदभाण प्राप्त हुए हैं। मृदभाणों को सफेद रैखिक क्षेत्रों से अलंकृत किया गया है। चावल, ज्वार व बाजरे की खेती प्रमुख रूप से की जाती थी। केवल तांबे के उपकरण मिलने के कारण इसे ताम्रवती भी कहा जाता है। यह सिंधु सभ्यता की समकालीन और समीपवर्ती संस्कृति है। कायथा संस्कृति की विशेषताएं लिखिए। तो कायथा से प्राप्त मृदभाणों और साक्ष्यों के आधार पर निम्नलिखित विशेषताएं अग्रलिखित हैं और निम्न विशेषताएं अग्रांकित हैं। पहला है यह प्राक हड़प्पन और हड़प्पोत्तर काल के प्रभाव देखने को मिलते हैं कायथा संस्कृति में। यहाँ से चॉकलेटी रंग के चित्र प्राप्त हुए हैं। तांबे की कुल्हाड़ियाँ, पत्थर के सूक्ष्म हथियार व मन के प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से स्टेटाइट और कर्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों की गोलियों के हार प्राप्त हुए हैं। इस संस्कृति के लुप्त होने के कारण में मुख्य रूप से अल्प वर्षा, सूखा माना जाता है। मालवा संस्कृति की प्रमुख विशेषता बताइए। तो मालवा संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? नर्मदा नदी पर विकसित मालवा संस्कृति का विकास मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में हुआ। इसकी पहली विशेषता क्या हो सकती है? मुख्य विशेषता चित्रित काले, हल्के गुलाबी व लाल मृदभाण है। चित्रित काले, हल्के गुलाबी और लाल मृदभाण है। मृदभाणों को लाल पॉलिश कर काले रंग से सजाया जाता था। यह संस्कृति अपने मृदभाणों की उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से चरखे व तकलियां प्राप्त हुई हैं, जिसमें कताई व बुनाई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? कायथा है, नाबदा टोली है और नागदा। मालवा संस्कृति के उत्खननकर्ता HD सांकलिया हैं, जिन्होंने उक्त साक्ष्यों को प्रस्तुत किया। फिर जोरवे संस्कृति की विशेषताएं लिखिए। तो जोरवे संस्कृति एक ताम्रपाषाण कालीन पुरातात्विक संस्कृति थी, जिसका विकास महाराष्ट्र में हुआ। तो दैमाबाद इसका सबसे बड़ा स्थल है। यहाँ से तांबे की यहाँ से तांबे की उपलब्धता प्रसिद्ध है। उल्लेखनीय विशेषता क्या है कि मृतकों के निपटान का तरीका। दैमाबाद से ही तांबे के रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गैंडा व हाथी मिले हैं। इनाम गांव से पटसन, मोटे रेशम का धागा व नैदानिक मृदभाण प्राप्त हुए हैं। इस संस्कृति में टोंटीदार बर्तन मिले हैं। इसके अलावा जोरबे संस्कृति के प्रमुख स्थल सोना गांव, प्रकाश, नासिक और नेवासा है। अभ्यास प्रश्न। तो महापाषाण संस्कृति का वर्णन करें। चमकीले लाल मृदभाण संस्कृति और नवपाषाणिक संस्कृति का वर्णन कीजिए। ये सब अभ्यास प्रश्न हो सकते हैं। सुझाव क्या है? परीक्षा में कोई भी प्राचीन संस्कृति का प्रश्न छोड़े नहीं, उनमें सामान्य पॉइंट लिख दें जो सभी संस्कृति में कॉमन।